हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का सेकंड पार्ट। और आज हम कवर करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों को मालूम होने चाहिए, क्योंकि एक आध सवाल जो है यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। साथ ही साथ में हम एस्केलेटर्स एंड क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से हम इन सवालों को और इन दोनों टॉपिक्स के सवालों को टैकल कर सकते हैं, और किस तरीके के सवाल जो है हमसे पूछे जा सकते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स में। ठीक है। और साथ के साथ अगली क्लास में हम लोग जो है लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि मेनली सवाल जो है वहीं से ही हमारे आते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में। ठीक है। वो मतलब हम लोग करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के सवाल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ एस्केलेटर के आज हम लोग देख लेंगे। एस्केलेटर और बोट एंड स्ट्रीम ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। कैसे है यहाँ पे सिमिलरिटी, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो चलो यार, शुरू करते हैं बिना देरी के साथ इस टॉपिक को, और देखते हैं कि किस तरीके के सवाल है। अच्छा, होमवर्क जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास के एंड में। ठीक है। होमवर्क हम डिस्कस करेंगे एकदम एंड में, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है जिनको क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वो मतलब स्किप कर सकते हैं वो वाला पार्ट एंड में। चलो, ठीक है, ओके। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं कुछ बातें, ताकि हमें थोड़ा बेसिक आइडिया लगे कि आखिरकार हो क्या रहा है ये। तो देखो, ये स्पीड और ये टाइम का ग्राफ है। ये स्पीड और ये टाइम का ग्राफ है। अब बेसिक रीडिंग आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। ये स्पीड और ये टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड का ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये एक वैल्यू पे ही इस ग्राफ को टच कर रहा है। ठीक है। और विद टाइम ये इसी पे ही, इसी पॉइंट पे मतलब आ रहा है। अगर मैं स्पीड की इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस एक्सिस पर इस ग्राफ को लेके जाता हूं, तो है ना, इसके हर एक पॉइंट को लेके जाता हूं, तो इसी पॉइंट पे आ रहा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है बन रही है विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। टाइम वाला जो ग्राफ, टाइम वाली जो लाइन है, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं विद टाइम जो है स्पीड की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड की वैल्यू है वो हमारी बढ़ती जा रही है ना, वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो स्पीड जो है यहाँ पे वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम, along with the time। और यहाँ पे अपोजिट केस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ की स्पीड जो है वो घट रही है। स्पीड इज डिक्रीजिंग। जैसे स्पीड यहाँ ये थी, स्पीड ये थी, तो अब विद टाइम जो है स्पीड जो है वो कम हो रही है। विद टाइम स्पीड कम हो रही है, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन, कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे दो तीन चीजें जो है हमें समझ में आएगी। अच्छा, एक ये भी है और एक यहां पर भी कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल के आते हैं। जैसे कि ये आगे भी है, जैसे कि ये वाले ग्राफ है, स्पीड और टाइम के ग्राफ है। अब यहां पर भी टाइम के साथ साथ जो है स्पीड हमारी बढ़ तो रही है, स्पीड बढ़ रही है हमारी विद टाइम। ठीक है। लेकिन इसके जो बढ़ने का जो वो है ना, वेरिएबल, वो डिफरेंट है रादर देन दिस। यहां पर भी बढ़ रही है स्पीड, लेकिन यहां पे एक अलग तरीके से बढ़ रही है, और यहां पर एक अलग तरीके से स्पीड बढ़ रही है, और यहां पे अलग तरीके से घट रही है। तो यहां पे जो इंक्रीज हो रही है ना, वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है एक तरह से देखा जाए, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है स्पीड में। ठीक है। वेरी जो हो रहा है ना, वेरिएशन जो हो रहा है वो एक डिफरेंट तरीके से हो रहा है यहाँ पे स्पीड और टाइम के बीच में। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड पर स्पीड जो है, ये रियलिस्टिक ग्राफ होता है। बेसिकली ये वाला जो ग्राफ है ना, ये रियलिस्टिक ग्राफ है। होता क्या है कि विद टाइम आपकी जो स्पीड है ना, वो आप 50 मतलब अभी एक सेकंड पहले आपकी स्पीड लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर आपने बढ़ाई 21 हुई, 22 हुई, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और फिर एकदम से स्पीड आपने 30 से 35, 40, 45, 50, 55, ये आपकी स्पीड जो है एकदम से तेजी से बढ़ी एक फिक्स टाइम पीरियड में। जैसे कि अगर 2 सेकंड में इनिशियल स्पीड जो है आपकी 1 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से बढ़ रही थी हर 2 सेकंड में, तो वो वेरिएशन जो है आगे तक नहीं रुकेगा। अब हो सकता है आगे एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप चेक करेंगे 2 सेकंड में स्पीड जो है आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो बढ़ती जा रही है। वो चेंज जो है स्पीड में विद टाइम,
वो बढ़ रहा है, एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। वही चीज यहाँ पे भी दिखाई देती है, एकदम से घट रहा है ना। तो ये जो है ये रियलिस्टिक एक्चुअली में ऐसा ही आपको ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे जो है ये हम कह सकते हैं कि यहां पे स्पीड और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर भी स्पीड और टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये लीनियर जो है, लीनियर यहां पे वेरिएशन आपको दिखाई देता है, लीनियर वेरिएशन। ठीक है, मतलब स्पीड और टाइम एक पर्टिकुलर स्लॉट के हिसाब से जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जैसा इंक्रीमेंट आपको यहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा, वैसा ही इंक्रीमेंट आपको इस पॉइंट पे भी दिखाई देगा, इस पॉइंट पे भी दिखाई देगा। तो कोई भी टाइम पीरियड आप ले लें, वहां पर आपको जो स्पीड का इंक्रीमेंट है ना, स्पीड किस तेजी से बढ़ रही है, वो बढ़ता हुआ जो स्लोप है ना, बेसिकली इसका स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो आपको सेम दिखाई देगा हर एक पॉइंट पर। ये आप समझ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इन सब बातों का फायदा क्या है, ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं ये सब बातें। ये सब बातें कुछ कारणों से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सवाल जो आता है ना, वो आपका इन्हीं चीजों को लेके आ जाता है। कभी कभी इनके बारे में पूछ लेगा वो आपसे, और कभी कभी वो पूछ लेगा कि यार मुझे है ना, तुम तो बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा टाइम टी इक्वल्स टू 5 से लेके टी इक्वल्स टू 10 के बीच में। ठीक है, 5 से लेके 10 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, स्पीड और टाइम के बीच में ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। मतलब स्पीड इनटू टाइम जो है, ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना भाई। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड इनटू टाइम जब डिस्टेंस होता है, तो हमें ये मालूम होता है, ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ना, ये हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा। तो ये हमने अगर इस फिगर का एरिया निकाल दिया ना, तो हमारा ये एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस ही कहलाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, यहां पर भी ये एरिया डिस्टेंस कहलाएगा, यहां पर भी ये एरिया जो है डिस्टेंस कहलाएगा। इवन कांस्टेंट स्पीड के सब जब आप चल रहे हैं 5 से 10 के बीच में, तो ये वाला एरिया भी जो है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है आपको दे देगा। तो एरिया अंडर द कर्व भी जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इवन यहां पर भी जब हम बात करते हैं, तो यहां पर भी आपसे एरिया अंडर द कर्व जो है वो पूछा जा सकता है। तो ऑल्दो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन हो सकता है कुछ वैल्यूज आपको वो ऐसी प्रोवाइड करवा दे, है ना। तो उससे आप डायरेक्ट जो है एरिया अंडर द कर्व निकाल सकें, है ना। तो या फिर आपको ये वाली डिस्टेंस बता दे, ये वाली डिस्टेंस बता दे, तो ये वाला जो एरिया है ना इसके बीच में, ये कर्व और ये लाइन के बीच में जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपसे पूछ सकता है, एरिया अंडर द कर्व या अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना पूछा है। तो आप तो डायरेक्ट एक लाइन क्रॉस करके ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालें, और ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उससे जस्ट थोड़ी सी कम वैल्यू जो है, जो भी ऑप्शन में आपको दिखे वो आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी वेरी लिटिल एरिया। अप्रोक्सीमेटली आप इस एरिया को भी अंदाजा लगा के इग्नोर कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन में गिवन है वैल्यूज वो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके सामने पूछे जा सकते हैं, और हमें इन चीजों के लिए भी तैयार रहना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम एस्केलेटर्स के बारे में बात करते हैं, है ना। अच्छा, सवाल जो है उस ग्राफ के वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो सवाल हैं, वो हम लोग जो है आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे एक ही साथ में। कॉन्सेप्ट समझाने मुझे लगा अभी ज्यादा जरूरी था। ठीक है, हाँ भाई, चलिए एस्केलेटर्स के बारे में हम अभी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, कि एस्केलेटर के जो सवाल है ना, वो कहीं ना कहीं बोट और स्ट्रीम के सवालों की तरह ही होंगे। ठीक है, मतलब होगा क्या कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा ना, वो स्ट्रीम का जो फ्लो होता था ना, स्ट्रीम और बोट वाले में जो स्ट्रीम का फ्लो होता था, वो स्ट्रीम का फ्लो इस बार है ना, एस्केलेटर का जो एस्केलेटर की जो स्पीड है ना, उसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं उस फ्लो की जगह। तो मतलब आप समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप इमेजिन करिए, आप मॉल में हैं, आप कई बार मॉल में गए होंगे, एस्केलेटर पे भी चले होंगे, आई एम 100% श्योर। तो आपने ये देखा होगा, या फिर मेट्रोज में भी, दिल्ली से अगर आप हैं तो दिल्ली में मेट्रोज में जो एस्केलेटर्स लगी हुई हैं, वहां से वो आपने कई बार जो है ट्रेवल किया हुआ। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब भी आप एस्केलेटर पे चलते हैं, आप खड़े हो गए एस्केलेटर पे, ठीक है, आप एक बार खड़े हो गए, तो एस्केलेटर की जो स्पीड है ना, उस स्पीड से आप ऊपर पहुंच जाएंगे एक फिक्स टाइम पीरियड में। हर कोई इंसान एक फिक्स टाइम पीरियड में जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचेगा, अगर वो खड़ा हुआ है,
वो बस पहला स्टेप उसने लिया एस्केलेटर पे और अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। वो उस एस्केलेटर की स्पीड होती है, ठीक है, कि वो 5 स्टेप्स पर मिनट चल रहा है या फिर पर सेकंड चल रहा है, 2 स्टेप्स पर सेकंड चल रहा है, 3 स्टेप्स पर सेकंड चल रहा है, जो भी उसकी स्पीड है ना, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। अब अगर आपने भी साथ साथ चलना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा जल्दी आप पहुंच जाते हैं, है ना। अपन देखते हैं कि कभी जल्दबाजी में अगर हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एस्केलेटर तो चल ही रही है और आप भी उस पे जो है चलना शुरू कर देते हैं, तो एस्केलेटर के साथ अगर आप भी चलना शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। और अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है, क्योंकि बचपन में काफी मतलब शरारती होते थे स्टूडेंट्स तो, और मैंने भी काफी ये चीज एक्सपीरियंस की है, बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना, बहुत डेंजरस होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए ऑल्दो। और जब पता चला कि यार ये सच में ही बहुत डेंजरस है, उसके बाद आज तक कभी किया भी नहीं है ऐसा कि एस्केलेटर ऊपर चल रही है और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, एस्केलेटर की अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, एस्केलेटर नीचे आ रही है, आप ऊपर भाग रहे हैं। तो एस्केलेटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलने से क्या होता है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मतलब सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, और मेंटली भी जो है आप इस चीज को जब एक्सपीरियंस करेंगे, बाई चांस अगर आप करते हैं कभी, और आपके आसपास जरूर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपका ध्यान रख रहा है, अगर गलती से आप ऐसा करते हैं तो आपको फील होगा एक रिलेटिव स्पीड का जो है फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, है ना। वो रिलेटिव स्पीड की फीलिंग जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली, वो आप वहां पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड समटाइम्स अगर आपकी स्पीड एस्केलेटर से ज्यादा है तो आप अब ऊपर, अगर एस्केलेटर नीचे आ रही है आप ऊपर जा रहे हैं, तो शायद आप कुछ स्पीड से ऊपर जाना शुरू हो जाए और कुछ समय के बाद ऊपर पहुंच जाए, आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और अगर एस्केलेटर ऊपर जा रही है आप नीचे आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा तेजी से जाना पड़ेगा, वो केस सबसे ज्यादा डेंजरस सिनेरियो होता है। तो ये तो कभी भी ना करें कि एस्केलेटर ऊपर जा रही है आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इन दैट केस चांसेस आर वेरी हाई कि आप स्लिप हो सकते हैं, आप टॉपल कर सकते हैं, आप गिर सकते हैं नीचे, है ना, एंड दैट कैन लेड टू एन वेरी डेंजरस एक्सीडेंट। तो ये चीजें कभी ना करें, बहुत डेंजरस होता है। तो इन बहुत छोटी चीजों का जो है हमें ख्याल रखना है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो एस्केलेटर्स बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इन एस्केलेटर व्हेन एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, जो एस्केलेटर है जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है, जैसे कि अपने घर की भी सीढ़ियां मान लेते हैं, उन सीढ़ियों का फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक जाने में एक फिक्स नंबर ऑफ सीढ़ियां हैं, वो रहती हैं। तो यही इसका डिस्टेंस होता है ना, एस्केलेटर का नीचे से ऊपर तक जाने का ये एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कवर करने ही करने हैं। तो वो जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है तो वो हम डिस्टेंस जो है इजीली नाप सकते हैं, और जब एस्केलेटर मूव कर भी रही है ना तब भी उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो बस एक स्टेप ऊपर से गायब होता है तो नीचे से आ जाता है, इस तरह से जो है ये रोटेशन चलता रहता है यहाँ पे। चलो, तो स्टेप्स पर सेकंड की फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे स्पीड जनरली देखने को मिलती है। तो ये बेसिक बातें हमने कर ली हैं। अब एस्केलेटर के बारे में कुछ पॉइंटर्स और जो हैं वो हम और देख लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द एस्केलेटर बी ई स्टेप्स पर सेकंड, ठीक है, ई स्टेप्स पर सेकंड, एंड स्पीड ऑफ द मैन और वुमेन बी एम स्टेप्स पर सेकंड। तो होगा क्या, जब भी हम एस्केलेटर के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, एस्केलेटर के सेम डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, तो नेट स्पीड जो है, और या रिलेटिव स्पीड बोलो या फिर इफेक्टिव स्पीड बोलो, ये कितनी हो जाएगी, m प्लस ई स्टेप्स पर सेकेंड। दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड केस क्या बताता है, जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, m माइनस ई स्टेप्स पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पे आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब बोट एंड स्ट्रीम वाला केस कंसिडर किया था, तो वहां पे एम जब ऐड कब करते थे दोनों स्पीड्स को, बोट एंड स्ट्रीम की, जब हम डाउन स्ट्रीम चलते थे, है ना, और अपस्ट्रीम में इनको सबट्रैक्ट करते थे। तो सेम सिनेरियोज हैं, बस इनके यहाँ पे कोई ऐसे नाम नहीं दिए हुए हैं जैसे वहां पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नाम दे रखे थे, है ना। तो बस ये आपको समझना है। तो फंडा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे जो है शब्द बदल गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने सवाल, बोल रहा है अ मैन कैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 स्टेप्स पर सेकेंड ऑन एन एस्केलेटर इन अ मॉल, एस्केलेटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 2 स्टेप्स पर सेकेंड। तो ये एस्केलेटर की स्पीड है, और 5 स्टेप्स पर सेकेंड जो है वो किसकी स्पीड है, मैन की स्पीड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन एन एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग इज 42। टोटल स्टेप्स कितने हैं भाई, 42 है, ठीक है।
how much time it will take the man to go up via escalator in the same direction of the escalator and come back to the ground via the escalator while running in opposite direction. तो हो क्या रहा है यहां पे देखो, एस्केलेटर है, ठीक है, मान लीजिए ये एस्केलेटर है। अब यहां से एक आदमी जो है वो चल रहा है, अब ये ऊपर भी गया और ये एस्केलेटर भी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसकी स्पीड है 2 और इसकी स्पीड है 5। तो ये ऊपर गया और ऊपर जाके वापस नीचे भी आया है, दोनों ही डायरेक्शन में इसने मूव करा है, ऊपर भी गया है ये, नीचे भी आया है इसी में। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं यहाँ पे, 42 स्टेप्स हैं इस पे एस्केलेटर में। तो अब आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस पर्सन को ऊपर जाके नीचे आने में ऑन द सेम एस्केलेटर, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। अब थोड़ा सा आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे और बेसिक तरीके से, बेसिक अप्रोच से सोचेंगे, और अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में हमारे, तो यहां पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सवाल यार बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, है ना। सवाल क्या बोल रहा है यार, देखो 42 स्टेप, अब ऊपर जाने का टाइम अलग से निकालो, टी1 टाइम। टी1 टाइम क्या हो जाएगा भाई, टोटल स्टेप्स तो 42 के 42 रहेंगे, है ना। स्पीड बदल जाएगी, स्पीड क्या होगी, 5 + 2 होगी भाई, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है एस्केलेटर, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 सेकेंड्स, ठीक है, 7×6 = 42। तो 6 सेकेंड्स का टाइम जो है उसे ऊपर जाने में लगा। तो अब T2 टाइम ले लेते हैं, कौन सा समय, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब एस्केलेटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है भाई, एस्केलेटर तो ऊपर चल रही है, वो नीचे जा रहा है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, 5 - 2, 5 - 2 दैट इज 3, ठीक है, 5 - 2 हो जाएगी। और यहां से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 14 सेकेंड्स। तो 14 सेकंड जो है उसे ऊपर से नीचे आने में लगेंगे और 6 सेकंड उसे नीचे से ऊपर जाने में लगेंगे, टोटल टाइम उसे लगेगा 20 सेकंड्स का। दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई आपको, बड़ा ही इन सिंपल आंसर था, सॉल्यूशन था। आपको बस ध्यान रखना है कि अब यार 6 सेकंड आया ना, इसका डबल करके आंसर मत मार्क करके आ जाना, क्योंकि 12 सेकंड आपको पहले ऑप्शन में 100% मिल जाएगा। जब 12 सेकंड आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा ना, तब आप सोचेंगे यार यही होगा आंसर, तो और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये गलती मत करना, बस ये मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने क्या करा, सबसे पहले ऊपर जाने का समय निकाला T1 और फिर नीचे आने का समय निकाला T2। समय कैसे निकाला, टोटल 42 स्टेप चलने थे। T1 टाइम कैसे निकाला, ऊपर जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड 5 आदमी की और 2 एक्सीलरेटर की, तो 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। तो 42/7 आपको दे देगा 6 सेकेंड्स। सिमिलरली जब हम नीचे आने की उसकी स्पीड देखेंगे, तो 42 तो टोटल स्टेप्स है ही, तो 42 डिवाइडेड बाय इस बार 3 हो जाएगा। 3 क्यों, इफेक्टिव स्पीड इस बार 3 हो जाएगी, क्योंकि एस्केलेटर तो ऊपर जा रही है, आदमी नीचे आ रहा है 5 की स्पीड से, एस्केलेटर 2 की स्पीड से ऊपर जा रही है, तो इफेक्टिव स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, 5 - 2 दैट इज 3 स्टेप्स पर सेकेंड। और यहां से डिवाइड करने पे 14 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, और 6 + 14 आपका 20, टोटल टाइम जो है आपका 20 सेकेंड्स आपका यहां से इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात जरूर समझ में आएगी बड़े अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, स्पीड ऑफ मैन कितनी है भाई, 7 स्टेप्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ एस्केलेटर 3 है। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन एस्केलेटर 80 है। टाइम टेकन टू रीच टॉप फ्रॉम ग्राउंड ये बताना है, और टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम टॉप व्हाइल मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एस्केलेटर, ये पूछा गया है भाई। तो यहां पे एस्केलेटर 3 स्टेप्स पर सेकंड से चल रही है और 7 स्टेप्स पर सेकंड से मैन चल रहा है भाई। इसका आंसर निकालो। आप सभी लोग एक बार खुद से इस सवाल को ट्राई करें, इस वीडियो को पॉज करके, फिर जो है आप मेरा सॉल्यूशन यहां पे क्रॉस चेक करिएगा। दिस विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू ऑल, ठीक है। करिए इस तरीके से और फिर आइए और इस सवाल का आंसर देखिए। चलो भाई आंसर देखो इस सवाल का, बड़ा ही आसान है। टोटल स्टेप्स कितने हैं, 80 हैं। तो T1 टाइम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 80 अपॉन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 स्टेप्स प्लस 3 स्टेप दैट इज 10 स्टेप्स पर सेकंड। ये हम ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में जो है वो पर्सन नीचे से ऊपर पहुंच चुका है, T1 टाइम। और T1 टाइम यही था, फ्रॉम टॉप फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से लेके टॉप पे जाने के लिए T1 टाइम लग रहा है उसे। अब T2 टाइम निकालना है
टॉप से ग्राउंड पे आने के लिए, ठीक है, टू रीच ग्राउंड फ्रॉम टॉप। तो T2 टाइम जो है वो क्या हो जाएगा भाई, अभी भी 80 स्टेप्स ही तो चलने हैं, डिवाइडेड बाय 7 - 3 कितना हो गया, 4। और ये क्या दे देगा हमें, 20 सेकेंड्स आंसर दे देगा। तो 20 सेकेंड का समय जो है लगेगा ऊपर से नीचे आने में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए। तो सवाल बड़ा आसान है, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा और सभी का यहां पे सही आंसर भी निकला होगा, है ना। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक अप्रोच हम यहां पे लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कि यार सर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, ट्रस्ट मी, गो बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, बहुत जरूरी है। और कई स्टूडेंट्स जो है, ये मैं आपको दो बातें जो है यहाँ पे बीच में बताना चाहूंगा, ये सवाल बाकी स्टूडेंट्स करते रहिए, लेकिन दो बातें यहाँ पे मैं आपको बीच में समझाना चाहूंगा कि यार हम लोग क्यों छोटी छोटी गलतियां जो है कर जाते हैं। हम लोग क्या है, कभी कभी ये सोचते हैं यार 66 मार्क्स ही तो लाने हैं, 66 नंबर लाने हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन बड़ी बात है, आप सोचिए पिछले 3 सालों में क्या लेवल आया है पेपर का। और ऐसा है नहीं कि बाई चांस जो है 2020, 2021, 2022, 2023 इनमें लेवल बाई चांस जो है डिफिकल्ट आ गया, नहीं। यूपीएससी ने डिसाइड कर लिया है कि सीसेट को डिफिकल्ट बनाना है, क्योंकि उन्हें ऐसे बस रट्टू पोपट बच्चे नहीं चाहिए, उनको एप्टीट्यूड वाले बच्चे चाहिए, उनको एप्टीट्यूड वाले ऑफिसर्स चाहिए। तो वो उन्होंने ठान लिया है और वही वो लोग कर रहे हैं, वो लेवल डिफिकल्ट बना रहे हैं और लेवल डिफिकल्ट आएगा भी। 66 मार्क्स लाने में हालत खराब हो जाती है भाई साहब। अच्छे से अच्छा इंजीनियर, टॉप आईआईटी से ग्रेजुएट, जिसने 12th तक मैथ्स पढ़ी, उसके बाद 4 साल भी गणित पढ़ी है, और उसके बाद भी शायद एमबीए कर लिया होगा, वहां पर भी उसने मैथ्स की प्रिपरेशन कर ली। ऐसे ऐसे बच्चे रह रहे हैं सी सेट क्वालिफाई करने से। और आप जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से अगर आप हो बाई चांस, तो आप खुद ही सोच लो कि कितना डिफिकल्ट है सी सेट निकालना। तो आपको समय तो देना पड़ेगा, कैसे भी आप दो, समय देना पड़ेगा, अतिरिक्त समय देना पड़ेगा बल्कि। और ये 3 वीक का जो हमें बोनस टाइम मिल गया है ना इलेक्शंस की वजह से, आप थैंक्स करोगे यूपीएससी को कि यार, ये इलेक्शन को भी थैंक्स करोगे कि ये बहुत सही समय पे हो रहे हैं, आपका एग्जाम 3 वीक के लिए आगे शिफ्ट हो गया है, एंड यू कैन डिवोट अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन दिस प्रिपरेशन। तो ये बात आप बिल्कुल भी गलती से भी इस चीज को स्किप मत करना यार, गलती से भी इस बात को हल्के में मत लेना। ये सी सेट है, अच्छे से अच्छे लोगों को इसने 1 साल का जो है पूरी की पूरी धूल चटाई है। 1 साल 2 साल से कई लोग ऐसे परेशान भी हो रहे हैं जिनका सी सेट नहीं निकल रहा है यार, 2-2 साल से लग रहे हैं। जीएस निकल रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है, सी सेट नहीं निकल रहा है। तो आप समझिए सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट एक यहां पे एग्जाम बन गया है, जिसको अगर आपने हल्के में लिया तो वो भी आपको हल्के में ले लेगा। यूपीएससी जितना इंपॉर्टेंट इस वक्त हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर है, उतना ही इंपॉर्टेंट सी सेट भी है। तो इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। चलो, तो अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। बस ये कुछ बातें जो है मुझे आपसे बतानी थी, मतलब बीच बीच में क्या है, जरूरी है ऐसा मोटिवेशन लेके आना, अदरवाइज क्या है हम लोग ढीली पड़ जाते हैं यार तैयारी में। अगर अगर हमें बार बार रिमाइंड नहीं कराया जाए ना कि यार हमें ये इसलिए करना है, इसलिए करना है, ऐसा है, तो कई कई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कि प्रिपरेशन को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं और वो आराम आराम से करने लग जाते हैं। नहीं, अपनी स्पीड बढ़ाओ। देखो, यहां से आप पढ़ रहे हो, किसी और चैनल पे भी जाके अगर पढ़ रहे हो तो वहां से भी पढ़ लो, कोई और जगह पे आपको कंटेंट मिल रहा है, कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए जो भी कंटेंट मिल रहा है ना यार, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको मत कहीं पर भी, है ना। रुकना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करते जानी है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलो, a man can walk up in a moving escalator in 40 seconds। भाई 40 सेकंड में जो है आदमी नीचे से ऊपर चला जाता है, मतलब एस्केलेटर में ग्राउंड से टॉप लेवल पे जहां भी है वहां चला जाता है, ऐसे ऊपर नहीं कहीं पे भी, है ना। द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 120 सेकंड, ठीक है। assume that this walking speed is same both upwards and downwards, ठीक है भाई। How much time will he take to walk up the escalator when it's not moving? ठीक है, तो जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है तो उसे कितना समय लगेगा, बेसिकली उसकी स्पीड हमें जो है निकालनी है, स्पीड निकालते ही हमारा काम हो जाएगा। देखो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत शानदार है, इसको ध्यान से हम देखेंगे।
मैं चाहता हूं पहले आप इस सवाल को सॉल्व करें, है ना, आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई क्वेश्चंस। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे ना यार तो दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। आपको ट्राई करना चाहिए इस सवाल को, तो ट्राई करो एक बार, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समय दे रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और उस समय का पूरा जो है उपयोग जरूर करें, अन्यथा जो है आपको समस्या झेलनी पड़ेगी अगर आपको समझ में नहीं आया। चलो, तो अब यहां पे हम लोग जो है एक काम करते हैं, आप सॉल्यूशन देखिए यहां पे ध्यान से, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि 40 सेकंड्स में ये ऊपर जा रहा है और 120 सेकंड्स में ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब स्पीड जो है, लेट्स से अगर एक s will be the speed of the man and e be the speed of the escalator, ठीक है। तो s प्लस e जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है एस्केलेटर के साथ साथ, तो उसे कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात जो है आपको समझनी पड़ेगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप क्या करिए, आप है ना यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा एस्केलेटर की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा एस्केलेटर की लेंथ, तब जो है आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, आप जो है एस्केलेटर की लेंथ लेट्स से आप डी डिस्टेंस की मान लेते हैं, तो उस केस में आंसर तो आएगा आपका, लेकिन आंसर वेरिएबल के फॉर्मेट में आपको सॉल्व करने में जो है समय ज्यादा लगेगा और दिक्कत थोड़ी सी आएगी वहां पे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम लोग जो है यहां से इस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो अगर हम 40 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं ना यार, सिंपल सा, तो 120 अगर हम मान लेते हैं स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है, लेट स्टेप्स बी 120, 120 स्टेप है टोटल के टोटल। तो यहां से हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 स्टेप्स का हो जाएगा जो चलना है एस्केलेटर में, और टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो सम होगा ना दोनों की, मैन की स्पीड का और एस्केलेटर की स्पीड का, वो 3 आ जाएगा। और जो डिफरेंस होगा मैन की और एस्केलेटर की स्पीड का डिफरेंस जो होगा, s माइनस ई, ये कितना होगा, 120 स्टेप्स तो उसको चलना ही है ऊपर से नीचे आने में, और कितना समय लग रहा है, 120 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां से आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये वन वन स्टेप्स पर सेकंड जो है इसकी नेट स्पीड आ जाएगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 120 स्टेप्स हम मान रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में दोनों का सम जो है वो स्पीड्स का सम 3 है और डिफरेंस जो है वो 1 है। अब यहां से ये दो इक्वेशन है हमारे पास, क्या इन दोनों इक्वेशन से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ द मैन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 2s आएगा और यहां पे 4 आएगा। 2s बराबर 4 आपका जाएगा, 2s बराबर 4, और s जो है आपका आ जाएगा 2 स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। 2 स्टेप्स पर सेकेंड जो है वो आपकी स्पीड ऑफ मैन आ जाएगी। स्पीड ऑफ मैन अगर 2 स्टेप्स पर सेकेंड है, अच्छा यहां से आप स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर क्या हो जाएगा हमारा, 1 स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर विल बी 1 स्टेप पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वेक अप टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट्स नॉट मूविंग। तो एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है, मतलब एस्केलेटर की स्पीड अभी क्या है, 0 मान लेते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि टोटल स्टेप्स कितने हैं भाई, 120 स्टेप्स माने थे, तो 120 स्टेप चलने में से कितना समय लगेगा, 2 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से। बड़ा सिंपल सा आंसर है, 120 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 120 बटा 2, दैट इज 60 सेकंड्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 सेकंड्स का जो है यहां पे इसको समय लगेगा इस एस्केलेटर पे मूव करने के लिए। तो यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। बताइए क्या आप सभी को सॉल्यूशन समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कहीं पे कोई डाउट, कोई मन में शंका किसी भी प्रकार की, प्लीज बताइएगा अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो। देखो मैं इस सवाल को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल दिया गया है कि एक आदमी जो है एस्केलेटर पे चढ़ जाता है 40 सेकंड में, और सेम आदमी एस्केलेटर के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नीचे उतर जाता है 120 सेकंड में।
अब आपको पूछा गया कि वो सेम स्पीड, मतलब ऊपर और नीचे सेम स्पीड से ही चल रहा है, वो खुद की स्पीड से, और एस्केलेटर भी चल रही है। तो अब ये बताना है कि एस्केलेटर अगर मूव नहीं कर रही है तो उसे कितना समय लगेगा नीचे आने में, है ना, या ऊपर जाने में बेसिकली एस्केलेटर से। तो हमने क्या करा, हमने 120 स्टेप्स मान लिया एस्केलेटर पे टोटल, अज्यूम करें, क्यों, क्योंकि टाइम का हमने एलसीएम ले लिया। बेस्ट तरीका होता है टाइम का, क्या करो एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इफेक्टिव स्पीड जो है दैट हैज टू बी कम आउट बाय व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया है, तो 120 बटा 40 हमें दे देगा 3 स्टेप्स पर सेकंड। ये इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी हमारी ऊपर जाते हुए एस्केलेटर के साथ, और नीचे आते हुए एस्केलेटर के साथ स्पीड हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि 120 बटा 120 आ जाएगा, तो 1 स्टेप्स पर सेकंड आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से हमने ऐड करके और यहां से ई को एलिमिनेट करके एस निकाल लिया, स्पीड ऑफ द मैन। स्पीड ऑफ मैन आ गई हमारी 2 स्टेप्स पर सेकंड, स्पीड ऑफ मैन 2 स्टेप्स पर सेकंड आ गई, और टोटल स्टेप्स एस्केलेटर पे कितने हैं, 120 है। एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है तब समय निकालना है, तो 120 बटा 2 कर देंगे डायरेक्टली, और यहां से 60 सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कि ये 60 सेकंड का वो समय है जब उस पर्टिकुलर मैन को नीचे से बॉटम से टॉप पे पहुंचने में समय लगेगा जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर था, बड़ा सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। किसी को कोई डाउट हो तो यार प्लीज बता दीजिएगा, है ना। चलो, अमित कैन रन अप अ मूविंग अप एस्केलेटर इन 30 सेकंड। ठीक है, नाउ अमित कैन रन डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 90 सेकंड्स। ठीक है, assume his running speed is same in both upward and how much time will it take to walk up the escalator when escalator is not moving if he walks 3 times as slow as he runs। अब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ये यहाँ पे लास्ट में एक ट्विस्ट डाल दिया कि भाई एस्केलेटर मूव नहीं करनी है तब वो नीचे से ऊपर कितने समय में पहुंचेगा। अब ये बोल रहा है कि वो अपनी स्पीड से 3 गुना कम, मतलब 1/3 स्पीड से भाग रहा है। तो जो अमित की अगर आप स्पीड निकाल लेंगे, उसकी वॉक करने की स्पीड आपको अगर पता चल जाएगी, तो या तो उसका 1/3 ले लो, या फिर उसकी स्पीड से वो एस्केलेटर के बिना मूव करे जितने समय में ऊपर पहुंच रहा है उसका 3 गुना ले लो समय का, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, और सवाल एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने लास्ट सवाल किया था। तो आप सीधा सीधा इस सवाल को सॉल्व करो जल्दी से और आंसर निकालो, नहीं तो हम भी इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। पहले मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करें, फिर मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा और फिर आप इसका सॉल्यूशन क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, चलिए भाई इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बी 90। भाई 30 और 90 का एलसीएम, है ना, मैंने बताया था आपको क्यों लेते हैं, क्योंकि डिवाइड हमें करना होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिवाइड करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो लेट्स से स्पीड ऑफ अमित बी ए प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर बी ई। ये टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकंड लगेगा जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों, है ना, नीचे से ऊपर जाने में। तो 90 स्टेप चलने में कितना, 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स पर सेकंड हो गई स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए माइनस ई करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 90/90, ये आ जाएगा हमारा 1। तो आपको लग रहा होगा यार समहाउ सेम ही चीज आ रही है बार बार निकल के, है ना, सेम ही चीज आ रही है, यहाँ पे 1 आ गया, पहले भी 3 आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, तो यहां से फिर से 2a की वैल्यू जो है a प्लस ए 2a, ई से ई गया, 3 और 1 4, 4 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्टेप्स पर सेकंड, 2 स्टेप्स पर सेकंड आ जाएगी, है ना। अब ए की, अमित की स्पीड 2 स्टेप्स पर सेकंड है, उसे चलना है कितना, 90 स्टेप्स चलना है जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रही है। तो कितना समय लगेगा उसे, 45 सेकंड का समय लगेगा। मैंने बताया था आपको कि आप नॉर्मल स्पीड से उसका टाइम निकाल लीजिएगा, और उसके टाइम को जो है 3 से गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड जब उसकी 1/3 है तब उससे पूछा जा रहा है कि तब कितना समय लगेगा। तो आप नॉर्मल स्पीड से जो समय आया है उसको 3 गुना कर देंगे तो भी आपका सही आंसर आएगा। तो 135 सेकंड जो है इसका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसकी स्पीड का 1/3 भी आप कर सकते हैं। देखो एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो टाइम निकला है नॉर्मल स्पीड से चलते हुए वो हमने निकाल लिया और उसको 3 गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, क्या आप करिए, अगर अमित की स्पीड जो है a/3 जो है वो आप मान लिया 2/3, तो अब आप टाइम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 90, नॉट 120, इट्स 90, 90 डिवाइडेड बाय 2/3, 90 डिवाइडेड बाय 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहां से फिर से 45 इंटू 3 आ गया ना यार, तो फिर से
135 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 135 ही आएगा आंसर, ये पक्की बात है। अब वो कैसे आप करें, ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, बड़ी सिंपल है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल के अगले कॉन्सेप्ट पे हम आ गए हैं, है ना। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया है और ये एस्केलेटर वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लॉक्स जो है इसके सवाल हम लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो क्लॉक्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कुछ बातें। देखिए ये क्लॉक घड़ी जो है इसके बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं कि यार इसमें जो है 12 ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, बेसिकली आवर्स। ठीक है, 12 घंटे की साइकिल डिनोट करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12-12 घंटे की यहाँ पे दो साइकिलें हो जाती हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं बीच बीच में ये मिनट्स होते हैं, मिनट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक से दूसरे के बीच में 4 जो है मिनट पॉइंट्स होते हैं, और ये टोटल गैप्स जो होते हैं ये टोटल 5 होते हैं। तो टोटल 5 मिनट्स जो है ये गैप ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टोटल गैप्स जो है ये 5 ही डिनोट करते हैं। ये 1 मिनट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मिनट यहाँ पे हो गए, फिर 6, 7, 8, 9, 10 मिनट्स हो गए, फिर 11, 12, 13, 14, 15 मिनट्स हो गए। इस तरह से जो है ये हमारा साइकिल चलता रहता है ना। बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे ये समझ लिया चीज। ठीक है भाई, एक घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर = 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 आवर इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स। ठीक है, एक घंटे में। तो ये भी आपको जरूर समझ में आ गई होगी बात। चलिए भाई ये हो गया 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब एक बात यहां पे मैं और बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये टोटल जो होगा ये पॉइंट है, यहां से अगर ये मिनट हैंड है, ये अगर पूरा ये रोटेट करती है यहां से लेके यहाँ पे 12 पे वापस आती है, तो ये कितना एंगल कवर कर चुका है इसने, इसने कवर कर लिया है 360 डिग्री का एंगल, है ना। 360 डिग्री का एंगल इसने कवर कर लिया है। अब एक बात बताओ मुझे, ये हर एक मिनट जो है ना, ये कितने मिनट होते हैं पूरे के पूरे एक घंटे में, अगर ये मूव कर रही है, मिनट हैंड कितने मूव कर रही है, 60 मिनट्स मूव करती है पूरे एक कंप्लीट रोटेशन में, 60 मिनट मूव करती है। तो 60 मिनट्स में वो हर एक मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी, डिग्री पर मिनट कितना हो जाएगा, 360/60, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6 डिग्री पर मिनट। आई बात समझ में, 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से जो है हम बोल सकते हैं कि ये मिनट हैंड जो है, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, मिनट हैंड की। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात हो रही है भाई, ये बात हो रही है हमारे मिनट हैंड की, है ना। ये कंफ्यूजन मत लाइएगा कभी भी, ये मिनट हैंड की बात करें। 6 डिग्री पर मिनट जो है ये स्पीड किसकी होती है, मिनट हैंड की स्पीड होती है भाई। ठीक है, ये होती है भाई स्पीड मिनट हैंड की। अब एक बात बताओ, एक घंटे में जब ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक आ गई मिनट हैंड, तो आर हैंड जो है बेसिकली मान लीजिए अगर आर हैंड यहाँ पे 3 पर है और ये अब पूरा एक रोटेशन कर रहा है, तो आर हैंड 3 से 4 पे आएगी, 3 से 4 पे आएगी, करेक्ट है ना, 3 से 4 पे आएगी। तो क्या मैं एक मिनट में ये कितना डिग्री मूव कर रहा है आर हैंड, ये मैं निकाल सकता हूं। हाँ भाई, एक बात बताओ, एक घंटे में टोटल जो डिस्टेंस का ये टोटल डिग्री जो है ये कितना होगा, 6 × 5 मतलब 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक घंटे में अगर 30 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, आर हैंड की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे किसकी, आर हैंड की बात कर रहे हैं। आर हैंड का अगर 30 डिग्री का रोटेशन हो रहा है एक घंटे में, ठीक है, दैट इज 60 मिनट्स में। ठीक है, 60 मिनट्स में अगर 30 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ½ डिग्री पर मिनट, है ना, 1/2 डिग्री पर मिनट, ये जो है आर हैंड की स्पीड हो जाएगी। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, आर हैंड की। और 6 डिग्री पर मिनट किसकी स्पीड है, मिनट हैंड की। तो हमने पर मिनट जो है स्पीड निकाली है। आप जब भी स्पीड निकालेंगे ना, पर मिनट स्पीड निकालिए, कितना डिग्री पर मिनट स्पीड है।
आर हैंड की और मिनट हैंड की। ठीक है, सेकंड हैंड की हम अभी बात नहीं करते हैं। सेकंड हैंड जो है आपके पास, अगर सेकंड हैंड से जनरली सवाल पूछा जाता नहीं है, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री जो है रोटेट कर लेती है। तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 360 डिग्री पर मिनट, है ना। वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे। तो सेकंड हैंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड हैंड की स्पीड क्या होती है? 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये काम की नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, बाई चांस पूछ लिया जाए तो हमको मालूम होना चाहिए डेटा, है ना। बस समझ में अगर हमें आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो हमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं स्पीड कभी भी। हमारे पास पर्याप्त समय भी होता है ना। तो आधा डिग्री प्रति मिनट जो है इसकी रफ्तार होती है आर हैंड की, और मिनट हैंड की रफ्तार होती है 6 डिग्री पर मिनट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब इनकी रिलेटिव स्पीड भी होती है कुछ, है ना। आप समझिए, अगर आर हैंड कुछ मूव कर रही है और मिनट हैंड कुछ मूव कर रही है ना, तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, तो क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? आर हैंड की स्पीड माइनस हो जाएगी मिनट हैंड में से, तो 6 माइनस हाफ डिग्री, दैट इज 5.5 डिग्री। तो 5.5 डिग्री पर मिनट जो है, ये हम लोग जो है रिलेटिव स्पीड मानते हैं। किसकी? मिनट हैंड की विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड। ये रिलेटिव स्पीड होती है 5.5 डिग्री पर मिनट। तो इसका भी जो है यूज आता है, धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा। आप खुद ही सोचिए कि आर हैंड के रेस्पेक्ट में जो है मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करी है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपको 5.5 डिग्री प्रति मिनट जो है समय लेके करना पड़ेगा काम। ठीक है, क्लियर है सारा का सारा कॉन्सेप्ट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो यार दोबारा देख लीजिएगा। देखो आर हैंड जो है 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, ठीक है, ये कवर करता है। मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6। और सेकंड हैंड जो है 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री जो है कवर करता है। तो ये एक 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट भी है। ठीक है भाई, सेकेंड हैंड जो है वो 60 सेकंड्स में 360 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रहा है ना। 1 सेकंड में 6 डिग्री कवर कर रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा डेटा। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे भी आपको ये अच्छे से यहाँ पे दे रखा है कि भाई पहले मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, दूसरे मिनट में 12 डिग्री, तीसरे मिनट में 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री, और 5 मिनट में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इन 5 मिनट्स। ठीक है, 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। तो ये जो है रोटेशन होता है, ये एंगल मेजरमेंट होता है, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल होता है। यहां से आप जो है अंदाजा लगाते हैं, और आगे के सवालों को जो भी मतलब चीजें हैं उन सब के बारे में हम इस हिसाब से बात करते हैं। अब सवाल जो आते हैं ना यहाँ से, वो बहुत तरीके के आ सकते हैं, लेकिन जनरली सवाल जो आपसे पूछा जाता है ना बेटा, वो पूछा जाता है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में क्या एंगल है। मतलब 9:45 अगर हो रहे हैं, तो आप बताइए कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। तो जब भी अगर ऐसी बात होती ना, तो देखिए, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 3 बजे हुए हैं अभी इस घड़ी में, है ना, 3 बजे हुए हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये हमें मालूम है 90 डिग्री होगा, फिक्स 90 डिग्री होगा, हम जानते हैं इस बात को। तो लेकिन अब यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल भी तो बनेगा, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, है ना। तो दो एंगल्स की वैल्यूज जो है आपके सामने अगर आती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि ये दो एंगल आखिर है क्या। समझ समझ सकते हैं आप, है ना, इस बात को। तो वो आप है ना थोड़ा सा, मतलब अगर दिमाग लगाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अगर दो वैल्यूज आ रही है एंगल्स की, तो वो दो वैल्यूज क्या है। ये एक फॉर्मूला है, 30h माइनस 11m/2, और ये मॉड का साइन लग रहा है यहाँ पे, ये मॉड का साइन है, इक्वल्स टू थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि अभी मैंने बोला कि यार 9:45 पीएम पर आप मुझे बताइए कि आर एंड मिनट हैंड के बीच में क्या जो है एंगल बन रहा है। तो देखो 9 बज चुके हैं हमें मालूम है, तो एच जो है वो डिनोट करता है कि कितने घंटे खत्म हो चुके हैं। लिखा भी होगा वेयर एच डिनोट्स द कंप्लीटेड आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एच की जगह 9 लग देंगे, तो 9×3 = 27, तो 270 तो ये हो गया। ठीक है, माइनस 11m/20, 11 इंटू एम कितना है भाई, 45 मिनट है एम, तो 11×45 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए,
इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 45 45 495 हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 495 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 247.5 247.5 ठीक है। तो 270 में से 247.5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां से 22.5 मिल जाएगा। कितना एंगल मिल जाएगा 22.5 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई हम यहां से सीधा सीधा बता सकते हैं कि 9:45 पर आर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो है 22.5 डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बहुत सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पे कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू डालनी है, एच की वैल्यू डालनी है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स कोइंसाइड, मतलब आर एंड और मिनट हैंड जो है, आर एंड और मिनट हैंड दोनों के दोनों कोइंसाइड कितने बार करते हैं, ये अगर पूछा जाए तो ये बहुत सिंपल एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। कोइंसाइड मींस 0 डिग्री एंगल जो है उन दोनों हैंड्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आप समझते होंगे। तो अब आप सोचिए, देयर इज वन कोइंसाइड पर आवर एक्सेप्ट 11 to 1 AM और PM। मतलब आप देखिए कि जब 1 बजे से शुरुआत होगी, जैसे 1 बजा, 1 बज जैसे 0 से शुरुआत करी, यहां से ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो जैसे ही 1 पर आर हैंड आया और मिनट हैंड हमारा 12 पे आ गया, तब उस 1 घंटे में एक भी बार ये लोग मिले नहीं है, एक भी बार इनका मिलन नहीं हुआ है। और 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जब जब ये आए तब उस बीच में भी नहीं हुआ है, एग्जैक्ट 12 बजे पे इनका एक बार मिलन हुआ है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार भी नहीं मिल रहे, एक 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार भी नहीं मिल रहे हैं, ये 1 से 2 बजे के बीच में मिल रहे हैं, 2 से 3 के बीच में मिलेंगे। ये जब भी एक आर हैंड मिनट हैंड क्रॉस करेंगे, मिनट हैंड क्रॉस करेगी आर हैंड को, यहां पे मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये, लेकिन इन दोनों जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब जगह पे मिलेंगे। तो टोटल ये कितनी बार मिलेंगे? टोटल ये मिलेंगे कितनी 22 बार मिलेंगे। ठीक है, 22 बार जो है ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एक बार 12 बजे पे तो करेंगे ही करेंगे, है ना, 11 बजे पर नहीं करेंगे, 11 से 12 के बीच में नहीं करेंगे, 12 से 1 के बीच में नहीं करेंगे, ये दो जगह पे ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, है ना। लेकिन 12 बजे पे तो कोइंसाइड कर ही रहा है ना एक बार तो टोटल ऐसा जो कोइंसाइड होगा वो 22 बार होगा। और या फिर आप कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंतराल में ये लोग जो है 11 बार मिलेंगे, हर 12 घंटे के अंतराल में। तो टोटल जो है 24 घंटे के अंतराल में 22 बार आर हैंड और मिनट हैंड की मुलाकात होगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों कोइंसाइड कब करेंगे, कितनी बार करेंगे 24 घंटे में? 22 बार करेंगे, 12 घंटे में 11 बार करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 मिनट पर सेकेंड पर मिनट और 6 डिग्री पर मिनट। आर हैंड की स्पीड जो है हाफ डिग्री पर मिनट होती है। रिलेटिव स्पीड जो है विद रेस्पेक्ट ऑफ मिनट हैंड विद रेस्पेक्ट टू आर हैंड मैंने आपको बता दी थी, 5.5 डिग्री पर मिनट होती है। द फर्स्ट coincide is at 12 AM and the next coincide happens at 1:05, 1:05 पर होता है दूसरा कोइंसाइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है गाड़ी चलती जाएगी। तो 11 बज के कुछ मिनटों पे कभी भी ये कोइंसाइड नहीं होगा, ये सीधा सीधा 12 बजे होगा। तो एक तो 12 बजे होता है और फिर अगला 1:05 पे, ऐसे चलते चलते जाता है। तो 11 बज के कितने भी मिनट पर कोई कोइंसाइड नहीं होता है, सीधे 12 बजे होता है, इसलिए 11 बार जो है ये कोइंसाइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक्स एन 90 डिग्री 22 टाइम्स इन द पीरियड ऑफ 12 आवर्स। तो ये भी 22 बार जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स बनता है इस पूरे के पूरे फेस में। ठीक है, 12 घंटे के फेस में। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, 12 घंटे के फेस में ये बोल रहा है क्योंकि आप देखिए 3 से 4 बजे के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। एक तो 3 बजते ही बन गया, और फिर जब भी ये यहाँ पे कहीं बीच में होगा और ये यहाँ पे कहीं होगा तो इस पॉइंट पर भी तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो हर 1 घंटे में जो है 2 बार बनेगा। और बस 12 से 1 और 11 से 12 के बीच में मात्र एक बार बनेगा, इसलिए ये 22 बार बना, अदरवाइज 24 बार बन जाता। ठीक है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये मात्र एक बार जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा, हमें दिखाई देगा। और बाकी जो है हर एक समय के बीच में जो है इसे आपको 3 बार, 2 बार जो है ये एंगल आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो 22 टाइम्स जो है
ये हमें 12 घंटे के अंतराल में दिखाई देता है। दे ऑल्सो मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री भी जो है ये बनाते हैं कितने, 11 टाइम्स, एंड 180 डिग्री 11 टाइम्स इन स्पैन ऑफ 12 आवर्स। 12 घंटे के अंतराल में 11 बार 0 डिग्री और 11 ही बार जो है 180 डिग्री का बनता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हम अगर हमें मालूम होंगे तो अगर यहां से डायरेक्ट सवाल आ गया ना तो हमें ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं बताऊं आपको, इन पॉइंटर से सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर डायरेक्ट सवाल आ गया यहां से, जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसी इन्हीं पॉइंटर से डायरेक्ट सवाल आ गया क्लॉक्स में से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं भाई। सवाल ये रहा, एंगल फॉर्म बाय आर एंड मिनट हैंड एट 12:30 PM। फॉर्मूला ये रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, और इसमें आप अप्लाई करो वैल्यूज और आंसर पाओ। ठीक है, तो अप्लाई करिए आप सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर निकालूंगा। करिए इसको सॉल्व आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 मल्टीप्लाई बाय 12 बाई कंप्लीटेड आवर्स, एच मतलब 12 घंटे हो चुके हैं, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया 15, और ये हमारा डिग्री आ जाएगा। तो 12 थ्री 36, 360, माइनस 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा 165। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 195 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा 195 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा 12:30 पे। 195 ही आ रहा है क्या, ये 15 ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब एक एंगल तो 195 आएगा। आप देखिए यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये 12:30 की बात हो रही है, तो 195 डिग्री जो एंगल बन रहा है ना वो ये वाला बन रहा है ना। और ये वाला जो एंगल बनेगा ना, आप देख लीजिएगा ध्यान से, समझ लीजिएगा कि एंगल कौन सा पूछा जा रहा है हमेशा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में क्या कह रहा है ये देखिएगा, क्योंकि एंगल तो दोनों ही बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक एंगल बन रहा है एक एंगल नहीं बनेगा, एंगल दोनों ही बनेंगे। ऑप्शन में क्या आ रहा है इस बात का ध्यान रखिए, हो सकता है ऑप्शन में 195 ना हो, ऑप्शन में क्या हो 360 माइनस 195, दैट इज 165 डिग्री। ये ऑप्शन में हो सकता है आपके। ठीक है, इन बातों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पे। तो यही ट्विस्ट जो है इन सवालों में आता है, और यहीं से ही जो है एक कैंडिडेट जो है परेशान होना शुरू हो जाता है। तो अगर इन छोटी सी चीज का, इन छोटी सी बातों का आपने ध्यान रख लिया तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, एंगल फॉर्म बाय आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 12:45 PM इज। तो एंगल क्या है भाई इन दोनों के बीच में बताना है आपको 12:45 पर। तो अब आप ये सवाल करिए खुद से, बड़ा ही आसान है। सेम करना है आपको, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 2, हो गया काम। ये हो गया 360, माइनस ये कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 45, 495, 495 का आधा कितना होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 247.5। तो 247.5 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते ही यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हमारा 112.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, या तो एक ये होगा या फिर 360 माइनस 12.5, दैट इज 247.5 डिग्री जो है आपका आंसर होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर आपका जरूर होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई बात, देख लीजिएगा आराम से, अपने बीच की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगी आपको समझ में भी। 6:40 PM पे आपको पूछा गया है, 6:40 PM पे आप निकाल लीजिए, बड़ा ही सिंपल है ना। आपको मालूम चल गया है फॉर्मूले में कैसे पुट करनी है वैल्यूज, और कैसे आप डायरेक्ट जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे मुझे ऐसी उम्मीद है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का आंसर है इसका। हाँ एक लाइन का आंसर है। सवाल क्या बोला गया है, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हैविंग अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर बिटवीन देम, अ बर्ड इज एट द top of the first train, the train starts moving towards each other at the constant speed of 60 kilometer per hour. When the train starts, the bird also starts flying towards the second train at a speed of 200 kilometer per hour. When it reaches the train, it turns back and flies towards the first train and repeats the steps over and over till both the trains collide. हाउ मच डिस्टेंस द बर्ड कवर्ड, बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर करा है ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करें, देखिए सबसे सिंपल
तरीका इस सवाल का। ये कंफ्यूज करेगा आपको अगर आप ये निकालेंगे ना कि कितनी देर में ये यहां से ए से बी ट्रेन पे मिलेगा, फिर बी से ए ट्रेन पे कितने समय मिलेगा, फिर ए से बी में कितने समय पे मिलेगा, तो ये तो नहीं कर पाएंगे आप ऐसे। तो सिंपल सा है, ए से और बी ट्रेन को कोलाइड होने में कितना समय लगेगा, उतने ही समय के लिए तो बर्ड उड़ रहा है ना। तो ए और बी ट्रेन को कोलाइड होने में कितना समय लगेगा, देखो ये 60 से चल रहा है, ये 60 से चल रहा है, 120 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड निकाला है ए के रेस्पेक्ट में बी की, तो आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रोक लो भाई, इसको आगे चल लो, ये कितने देर में भिड़ जाएगी 120 की रफ्तार से 120 किलोमीटर में, 1 घंटे में सर भिड़ जाएगी। तो 1 घंटे का समय लगेगा बेसिकली दोनों ट्रेनों को भिड़ने में, है ना। 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा बर्ड, सर 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, और 200 किलोमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म। ऐसे ऐसे सवाल जो है आपके सामने आ सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल जो है ये है, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं कि यार हमें मतलब ज्यादा कुछ इनमें सोचना पड़े, है ना। बस हाँ, दिमाग यहाँ पे लगना चाहिए कि जितना समय ट्रेन ए और बी को कोलाइड करने में लगेगा उतने ही समय के लिए बर्ड मूव कर रहा है, और उतने ही समय में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा 200 की स्पीड से, वो आपको निकालना है, बस खत्म बात, आंसर सीधा सीधा है। एक और सवाल मैंने आपको दिया था, बोट इज मूविंग 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 10 मिनट्स। तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा बोट को 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर पे चलने के लिए। तो बेसिकली बोट की जो है आपको स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, और 5 किलोमीटर कितने देर में वो कवर कर लेगा ये निकालना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, इस तरह का सवाल जो है हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सवाल भी शायद ऐसा ही किया था। तो देखिए, बोट जो है 2 किलोमीटर चल रही है कितनी देर में, 1 घंटे में, ठीक है। तो अगेंस्ट द फ्लो, तो अगेंस्ट द फ्लो मतलब बोट माइनस स्ट्रीम जब आप करेंगे तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड मिल गई है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा ना 1 घंटे में, तो ये स्पीड हो भी गई है इनके बीच में। और विद द फ्लो के जो है वो अगर कर रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, 1 किलोमीटर का, कितने 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर कर रहा है तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर करेगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। अब ये दो इक्वेशंस हैं, यहां से क्या बी की वैल्यू निकाल सकता हूं दोनों से, हाँ भाई दोनों को ऐड कर दो, तो 2b बराबर 8 आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बी की स्पीड है, बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, 5/4 मतलब 1.25 आवर्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 घंटा और 20 मिनट का समय, 1 घंटा 15 मिनट का समय, सॉरी माय बैड, 1 घंटा और 15 मिनट का समय जो है यहाँ पे इसको लगेगा, इस बोट को स्टिल वाटर में 5 मिनट किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। बहुत आसान आसान से सवाल थे, बहुत आसानी से हमने इनका जवाब भी निकाल दिया, बस ये इक्वेशंस आपको बनानी थी, इक्वेशन बना ली, इक्वेशन का आपने काम कर दिया, आपका आंसर भी आ जाएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल को देखिएगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर एस्केलेटर 1, और ये आपका सवाल है किसके लिए, क्लॉक वाले का, ठीक है। क्लॉक के लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये दो सवाल आपके लिए होमवर्क में मैंने आपको दे दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे, और अगली क्लास में दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही कवर हो पाएंगे और कुछ सवाल हो पाएंगे, लेकिन और भी सवाल जो हैं आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसकी अगली क्लास में, एक चौथी क्लास जो होगी ना, उसमें मैं आपके लिए इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा भर भर के। तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे यहाँ पे। टारगेट आप सभी जानते ही हैं 16 जून 2024, जो कि हमारा नया टारगेट बन चुका है, इसकी तरफ हमें बढ़ते रहना है, दिन रात एक करने हैं। 3 वीक का जो अतिरिक्त समय आपको मिला है, बार बार मैं बोलूंगा, इस समय को बिल्कुल अच्छे से करिएगा। 26 मई ही टारगेट लेके चलिए, और इन 3 वीक को एज अ बोनस टाइम मान के इनमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर को बढ़ाने पे ध्यान दें, है ना, रादर देन कवरिंग द सिलेबस। सिलेबस तो आपको 26 से पहले ही कवर करना है विद रिवीजन कई बार, है ना। और इस 3 वीक में आपको स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है मॉक्स देते हुए, वो आपको काम जो है इन 3 वीक में करना है ना, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से जाएं और एग्जाम को क्रैक करके आए। क्योंकि होगा क्या, आप खुद ही सोचिए एक बार, 2 घंटे आप जीएस का पेपर देंगे, है ना, और उससे पहले 2 घंटे आप ट्रेवल करेंगे,
उस लोकेशन पे जाने के लिए उस लोकेशन पे जाने के लिए आपको पहुंचने के बाद 2 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। 2 घंटे आप खाली बैठेंगे, इंतजार करेंगे, एग्जॉस्ट होंगे। 2 घंटे आपको जीएस का पेपर देना है, एग्जॉस्ट हुए आप। 2 घंटे आपको फिर ब्रेक मिलेगा आपको, है ना, 2 घंटे का। फिर आपको जो है 2 घंटे का सी सेट का एग्जाम देना है। अब आप खुद ही सोचिए, 40 डिग्री के टेम्परेचर में, 40 से 42 इतना ही कुछ डिग्री का तापमान होगा इस समय पे, ठीक है। जून का महीना है तो ये तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, बल्कि 45 डिग्री के तापमान में आप जीएस का पेपर देके आ रहे हैं। पता नहीं अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपको कुछ नहीं मालूम होगा। और उस घबराहट में और उस गर्मी में, उस थकान में आप 2 घंटे बैठ के आपको सी सेट का पेपर देना है उस समय में, और तपती धूप में, इतने टेम्परेचर में। और अगर मानो आपका सेंटर ऐसा कोई कॉलेज आ गया, सरकारी स्कूल, जहां के पंखे भी सही से नहीं चलते, तो क्या हालत होगी आपकी। इसलिए मेंटली और फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उस दिन आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, आप पेपर को 100% उसमें अपना दे के आए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर ये आपने कर लिया ना, और इसलिए मैं बोलता हूं बार बार स्टूडेंट्स को कि चाहे क्लास किसी की हो या नहीं हो, 2 बजे से लेके 4 बजे के स्लॉट में अपना डेली बेसिस पे एक मॉक दो, या फिर क्लास लो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये करने की आदत आपको आज से ही डालनी है, चाहे सिलेबस कितना भी हुआ हो, डजेंट मैटर। प्रैक्टिस आपको करनी है, इन 2 घंटे में आपको अपना फुल देना है, बेस्ट देना है, रेगुलर बेसिस पे। जब आप आज से ही देना चालू करेंगे, तब जाके उस दिन आप अपना 100% दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसी वजह से कई बार तो यही कारण होते हैं जिस वजह से कई कैंडिडेट जो है सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उस घबराहट के कारण, उस गर्मी के कारण। उस टाइम पीरियड पे आपकी हालत ऐसी हो जाती है, खराब हो जाती है। फिजिकली आप इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेंटली आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जीएस का पेपर कैसा हुआ है पता नहीं। अगर थोड़ा सा भी आप एज पर हैं तो आप मतलब अपने आप को डिमोटिवेट भी फील करवा लेते हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं सी सेट दूं भी या नहीं दूं। तो ये आपको थॉट तो लाना ही नहीं है कि सी सेट देना ही नहीं देना। सी सेट तो देना है भैया, चाहे जीएस का कैसा भी हुआ हो, डजेंट मैटर। और अपना 100% देना है उस सी सेट में। तो ये आपको बात मन में ठान लेनी है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक करना या शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करके बताना, और लाइक करने में बिल्कुल भी यार कंजूसी मत करना, और सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है मेरे, इन पे भी आप फॉलो करना चाहें फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, जय हिंद टू ऑल, थैंक यू सो मच।